अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद करता हूँ रियल्टर स्टॉक पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज मोइज आदिल। रियल्टर स्टॉक में ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कि रियल एस्टेट सेक्टर क्या है बेसिकली, इसमें इसके वर्किंग क्या है, किस तरह से यहाँ पे काम किया जा सकता है, अलोक कर रहे हैं। तो इस गुफ्तगू को बहुत दिलचस्प बनाने के लिए हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मिस्टर उस्मान तारिक। उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम है अल्लाह पाक का। उस्मान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। इट्स माय प्लेजर। जी, तो उस्मान हम स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। स्टार्टिंग से ही पैदाइशी आप चाहते थे कि आप रियल स्टेट में आ जाएं, या कुछ सोच समझ के किसी ने डायरेक्शन दी कि आप यहाँ पे आए? आजकल तो मेरा ख्याल है शायद कोई सोच सकता है बचपन से कि मैं रियल स्टेट में आ जाऊं। पहले बिल्कुल भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अब ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन गई है रियल स्टेट। वो प्रॉपर्टी डीलर वाले कॉन्सेप्ट से चीज़ें निकल के रियल स्टेट इंडस्ट्री की तरफ चली गई है, जिसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं। लैंड की ट्रेड नहीं है इसके अंदर, या घर का लेना देना नहीं है इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन है, कमर्शियल्स हैं, हाई रिस्क बिल्डिंग्स की तरफ अब जा रहा है दौर। तो बहुत अच्छी अच्छी, अब मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट DHA, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर उसके अंदर फर्दर इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो उसने इन चीज़ों ने ना एक ज़बरदस्त तरीके से ना इसको चेंज कर दिया है, रियल स्टेट के स्टाइल को बदल दिया है बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े डेवलपर्स, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज इसके अंदर काम कर रही हैं इस टाइम। बात यह है कि मैं कैसे आया इस फील्ड में। तो मैं बाय चॉइस नहीं आया था एक्चुअली। मैं तो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चला रहा था और उसमें सर्व कर रहा था अपनी सर्विसेज। मैंने उसको एज अ वेंडर मैनेजर ज्वाइन किया, और आफ्टर 3 इयर्स जब मैंने उसको रिज़ाइन किया एज अ जनरल मैनेजर, उसको रिज़ाइन किया। अभी मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था इसको grana.com को ज्वाइन करना। एज अ एरिया सेल्स मैनेजर की पोजीशन मुझे ऑफर हो रही थी, लेकिन ना मुझे बड़ा शौक था उस टाइम, तजस्सुस हो रहा था कि यार ये क्या है। मुझे लगता था बिल्कुल ई-कॉमर्स से रिलेटेड ही चीज़ है ये, और मैं कुछ और समझ के आया था और आगे कुछ और निकला। तो पता चला ये तो बाकायदा एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, और ट्रांजैक्शंस करनी है हमने, और मार्केट में सारा डील करना है, उसको रियल एस्टेट की डील्स करनी है, अपने प्रोजेक्ट्स की सेलिंग करनी है, साथ साथ क्लासीफाइड पोर्टल को भी रन करना है। तो बस इस तरह से मैं आया, और मुझे पता चला कि किस तरह से डील्स होती। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, और बस मैंने इसको ज्वाइन किया, और बाय द टाइम चीज़ें होती गई। कुलीग्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो वहाँ से एरिया मैनेजर से अभी जोनल हेड तक का सफ़र हो गया, आगे राहें तक रही हैं। तो उस्मान, मुझे थोड़ा सा ना इस चीज़ को थोड़ा इजी करके हमें बताएं कि मुझे भी या मेरे व्यूवर्स को भी, कि बेसिकली रियल एस्टेट है क्या? रियल स्टेट हमारी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मिसकंसेप्शन है कि हम जो प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग करते हैं, लैंड की बाइंग सेलिंग या घरों की खरीदो फरोख्त, उसको प्रॉपर्टी डीलिंग समझते हैं। ये रियल स्टेट का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। ये रियल स्टेट नहीं है एक्चुअली। रियल स्टेट इज जस्ट लाइक कि हमारी जितनी भी लैंड है ये रियल है। लैंड एग्जिस्टेंस तो यही है ना हमारी, और इसके ऊपर जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर ये रियल एस्टेट बनती है हमारी। ठीक है। फिर इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की इंडस्ट्रीज हैं इसके अंदर। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें भी रियल एस्टेट है। उस जमीन है तो उसके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रही है ना। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी, जी बिल्कुल, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करते हैं उसी को रियल एस्टेट हम इसमें इंडस्ट्री में काउंट कर सकते हैं। देखिए, अब आपने जिस तरह से बताया कि ये एक इंडस्ट्री है पूरी, तो इसकी लाइन ऑफ चेन क्या है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है? इसको मिक्स एंड मैच आप कैसे बता सकते हैं? ये भाई लैंड को आइडेंटिफाई करने से लेकर उसको बाइंग है, फिर उसकी, उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, उसकी मैपिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, और फिर बिल्डिंग जब बन जाती है उसके बाद उसकी फिनिशिंग है, उसकी रेनोवेशन है, उसके अंदर फिर फर्नीचर ऐड होना है, आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है उसके अंदर। तो ये इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता है। हाँ, इसके साथ 200 से 300 इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, छोटी बड़ी मिला के। फाइन। लेकिन इस आजकल की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है,
जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्राइसिस में है, तो हर तरफ सुनने को मिल रहा है कि इस्लाम आ चुका है, इस्लाम आ चुका है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? रियल स्टेट, बिल्कुल रियल स्टेट का इस टाइम तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एक बहरान का शिकार है पाकिस्तान इस टाइम, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस डिस्टर्ब है। नहीं, पॉलिटिकल का मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि आजकल पॉलिटिकल आपको पता है मामला क्या चल रहे हैं, इसलिए उससे हम दूर रहते हैं। अच्छा, उसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी आने जा रही है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। लेकिन अभी जो राइट नाउ पोजीशन चल रही थी ना हमारे मुल्क में, इलेक्शंस की वजह से, इलेक्शंस ना होने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा। तो अभी तो इलेक्शंस हो गए हैं चूंकि, तो अब हालात आगे बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चीज़ें नहीं चेंज होंगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगी। आई होप, जो मैं फोरसी कर रहा हूँ चीज़ों को, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर परचेजिंग। वैसे तो अगर इलेक्शन से पहले बाइंग की जाती तो वो इससे भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर परचेजिंग। आप अभी परचेजिंग शुरू करेंगे, देन हमारा जो जून का बजट आएगा तब तक होप सो एक नई हुकूमत भी बन चुकी होगी। उसके बाद जो है ना हालात बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जी मैं फोरसी कर रहा हूँ। ये तो हो गया कि सिचुएशंस के वाले से आपने बताया, लेकिन इन सिचुएशंस में रहते हुए बहुत सारे आजकल स्कैम्स भी चल रहे हैं मार्केट में। तो मैं मुल्तान बेस, आप मुल्तान में काम कर रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी टाइम से, तो मुल्तान बेस में ऐसी कौन कौन सी सोसाइटीज़ आपके नज़दीक ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं, जो वर्ती हैं, जिनकी आप हमें बता सकें, हमारे व्यूअर्स ईजिली उस चीज़ को समझ सकें? बिल्कुल, मुल्तान में इस टाइम चंद बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स इस टाइम भी चल रहे हैं। अभी भी आप अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो DHA से अच्छी तो कोई भी सोसाइटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम भी सबसे अच्छी बाइंग के लिहाज से, मैं जैसा अभी बताया आपको, बाइंग के लिहाज से बहुत अच्छा टाइम है ये। इसके अलावा हम आज सिटी हाउसिंग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। फेज़ 1 की एक अपनी खासियत है कि वो बोसन रोड पर वाक़ है, मुल्तान की प्राइम लोकेशन है। फेज़ 2 की हम बात करते हैं तो वो शुजाबाद रोड पर वाक़ है, उसको सारा हमारा जनूबी पंजाब उसको टच करता है। ये हमारी शुजाबाद, जलालपुर और इसका दूसरी साइड है हमारी मुजफ्फरगढ़ की है, या डीजी खान वाली साइड है, अलीपुर वाली साइड है, ये सारी उसको टच करती है। तक एक ही बेल्ट जा रही है। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, तो वो वाली सारी बेल्ट जो उसको टच करती है, फिर मोटरवे की एक्सेस है। और सबसे बड़ा जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट उन्होंने देखा है वो है निश्तर 2। निश्तर हॉस्पिटल फेज़ 2 बना है और वो बिल्कुल साथ है, यानी सिटी हाउसिंग एडजेसेंट है निश्तर फेज़ 2 के। वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस टाइम कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे ख्याल में वो जैसे ही उसका पोजेशन आया तो वो एकदम से बूम फ्लाइट करेगी, वो फ्लाइट करेगी बिल्कुल एकदम से। ये जो आप बात कर रहे हैं, DHA हो गया, सिटी हाउसिंग हो गया, ये तो है पॉश एरियाज जहाँ पे हर इंसान की ना रीचबिलिटी नहीं बनती। तो कुछ ऐसी सोसाइटीज जहाँ पे इजीली लोगों की अप्रोच में हो और अच्छी सोसाइटीज में कंसीडर आप कर सकें। अच्छा, मोर और लेस अच्छी जो सोसाइटीज़ हैं इनका DHA का रेट अभी बड़ा नॉर्मल है। इवन हम लोकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, लोकल का मतलब ये है कि जो गेटेड सोसाइटीज़ नहीं होती, गली मोहल्ले की बात करें, तो वहाँ पे भी इस टाइम रेट इतना ही है, कम से कम भी 5-6 लाख रुपए मरला से कम इस टाइम क्या रेट होगा। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ इस तरह की है। आपको सिटी हाउसिंग में और DHA में भी यही रेट्स मिलेंगे। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें कि चूंकि ये कैश पर आपको बाइंग करनी पड़ती है तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए मुल्तान में हम इंस्टॉलमेंट पे बात करें तो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, स्मार्ट हाउसिंग है, नागशा चौक के बिल्कुल साथ है। सुना है इसके बारे में, काफ़ी सुना है मैंने इसके बारे में। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पर है। पहले 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स थी, अब 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं। बड़ी नॉमिनल सी उसकी 10% के करीब, उसकी 10-12% के करीब उसकी इंस्टॉलमेंट है, वो डाउन पेमेंट है, और नियर अबाउट 1% उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और अप्रोच भी बड़ी अच्छी है उसकी। लेकिन सर मेरा ना इसमें एक सवाल है उस्मान, कि जस्ट लाइक इस तरह के इंस्टॉलमेंट के में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, हमने सुने हैं यहाँ पे सोसाइटीज आई हैं कि MDA से अप्रूव है, व्हाट्सएवर जितनी भी लीगैलिटीज हैं उनमें से क्लियर है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट हमने होती आज तक नहीं देखी, ना ही वो डिलीवर हो सकती। मैंने इसलिए ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा है, सिटी हाउसिंग भी इंस्टॉलमेंट का प्रोजेक्ट था और डेवलप्ड है, फेज़ 1 डेवलप्ड है और फेज़ 2 में डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है इस टाइम। स्मार्ट हाउसिंग की मैंने बात की है तो वो भी डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट है। उन्होंने बड़ी तेज़ी से उसको प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, 2 ब्लॉक्स डेवलप कर दिए हैं, फर्स्ट डिलीवर्ड है, सेकंड डिलीवरी के ऊपर है, अपनी अबाउट टू डिलीवर है, तो थर्ड की वो बैलेटिंग करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें विद इन अ ईयर कर दी हैं, तो मेरा ख्याल बड़ा अच्छा गेस्चर रहेगी।
और उम्मीद है कि आगे भी वो इसी तरह काम करते रहेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे मुल्तान में, मैं नहीं चाहूँगा कि उनका नाम लूँ, और मेरा ख्याल है रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको उन प्रोजेक्ट्स का आइडिया होगा। एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पे जस्ट लाइक ये तो हो गया, आप रेजिडेंशियल प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉटिंग जी। तो इसमें कुछ इस तरह की भी रेजिडेंशियल जो बिल्टअप में आ जाए। अब ये ना दो अलग-अलग चीज़ें हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या जिसमें हम गेन ले सकते हैं, तो राइट नाउ प्लॉटिंग तो बड़ा जो है ना इस टाइम अच्छे रेट पे आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे कहीं पे भी। जबकि जब आप बिल्टअप की बात करते हैं तो बिल्टअप का रेट बड़ा स्टेबल रेट है। इवन आप एक साल पीछे चले जाएं तो मुल्तान में आपको 80 से 90 लाख रुपए में एक नॉर्मल से रिहायशी एरिया में आपको 5 मरले का घर मिल जाता था। अभी उन्हीं एरियाज में 1-10 1-20 की तरफ बात चली गई है। तो एक तो जहां पे रेजिडेंशियल एरिया में चोर है, 1-10 1-20 लाख की बात कर रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 10 लाख की बात हो रही है। और ये मैं चाह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाए ना ऑडियंस। जी नहीं है, 1,10,000 में क्या मिलता है? अभी तो डाउन पेमेंट्स भी नहीं है इतनी। देखिए बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, वो कहते हैं नहीं इतने में शायद हमारा हो जाए, इसलिए मैं कहा कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। नहीं जी, ये तकरीबन आपका जो रेट्स हैं ये अभी 5 मरला अगर कोई घर लेना चाहता है मुल्तान में तो 1 करोड़ से ऊपर ही रेट है उसका। और ये अपवर्ड जाता है 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 75 लाख तक जाता है। अच्छी सोसाइटीज जी, अच्छी सोसाइटीज में अगर हम चले जाते हैं तो ये रेट, ये 5 मरला का मैं आपको बता रहा हूँ। तो एज इट इज़, क्योंकि ये वो रेट है जो सबसे ज़्यादा एक जो कहते हैं मिडिल क्लास जिसको अफोर्ड करता है। तो 5 मरला मिडिल क्लास की ज़रूरत है बेसिकली। 5 मरला अफोर्डेबिलिटी से तो काफ़ी बाहर हो गया मेरा ख्याल है अब। अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो घरों के प्रोजेक्ट्स मुल्तान में कम है मेरा ख्याल है। इसका बहुत बड़ा गैप है मुल्तान में। इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपको DHA में मिलेगा। जब आप उसके पोजेशन की बात करते हैं तो उस सेक्टर में वो दे रहे हैं जहाँ पे अभी पोजेशन ही नहीं है। उसका पोजेशन आएगा, फिर वो एक टाइम आएगा कि डिलीवरी की तरफ जाएगा। और इसी तरह सिटी हाउसिंग है, सिटी हाउसिंग में भी अभी टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। बाकी शहर में अगर हम आ जाते हैं, या जिस तरह हम स्मार्ट हाउसिंग की बात कर रहे थे, या और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। हम मुल्तान के नॉर्दर्न बाईपास की बात कर लेते हैं, एक प्राइम एरिया है, या शुजाबाद रोड की बात कर लेते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स का गैप है अभी मार्केट में, ज़रूरत है ऐसे प्रोजेक्ट्स की। अगर मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएँ तो बहुत अच्छा इसका आउटपुट आ सकता है। बहुत अच्छे। और जी बिल्कुल इसकी ज़रूरत है, गैप है मार्केट में। उस्मान, मैंने ना बड़ा सुना है यार, जगहों पे हम जाते हैं, लोगों में बैठते हैं, मेरे भी दोस्त वगैरह हैं, हम बैठते हैं अक्सर। तो आपने भी ये चीज़ सुनी होगी, एक टर्म यूज़ होता है रियल एस्टेट सेक्टर में, एक टर्म यूज़ होती है लोकल और सोसाइटी। जी, तो ये लोकल और सोसाइटी आपने क्या ये इंटरनेशनल और लोकल वाला फर्क बना दिया? ये सोसाइटीज़ हमारी गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं ये, जिसमें सेफ्टी सिक्योरिटी और कुछ स्पेशल डेडिकेटेड फीचर्स के साथ होती हैं, अपने डेडिकेटेड एमिनिटीज़ के साथ होती हैं। तो ये हमारी सोसाइटीज़ होती हैं। लोकल जिस तरह पुराने स्टाइल में गली मोहल्ले में लोग रह रहे हैं, और एक पुररौनक इलाका होता है, ट्रैफिक गुजर रही होती है, ये तो गली में निकलते हैं, कोई भी अपना ड्राइंग रूम खत्म करके दुकान बना लेता है उसको। ये तो आपने वही बात की ना कि भाई मैं दुबई जा रहा हूँ, सोसाइटी है भाई मेरी दुबई है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जैसे गरीब लोकल में हम रह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये डिफरेंस तो है एक ना। बहुत सारे लोग हैं जो अमन पसंद, ज़रा खामोशी पसंद होते हैं, वो सोसाइटीज़ में रहना पसंद करते हैं। अब हम देसी जट पेंडू हैं तो हम शहर में रहना पसंद करते हैं, तो मैं खुद लोकल प्रॉपर्टी में रहता हूँ। ठीक हो गया, चलिए ये तो क्लियर कर दिया आपने कॉन्सेप्ट हमारा, और उम्मीद है कि व्यूअर्स का भी क्लियर हो गया होगा कि लोकल में और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो सर इधर रेट्स का भी क्या फर्क आ जाता है, या इधर जो रजिस्ट्री या सोसाइटी ट्रांसफर, इसका क्या मेजर डिफरेंस है? हाँ, ओपन लैंड की हम बात करते हैं तो ओपन लैंड मीन्स के लोकल, ठीक है। उसमें हमें रजिस्ट्री करवानी होती है, सिंपली उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तहसील के ऑफिस से। अगर हम बात करते हैं सोसाइटीज़ की, तो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको सिर्फ सोसाइटी ट्रांसफ़र मिलती है, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं सोसाइटी ट्रांसफ़र भी मिलती है और रजिस्ट्री भी मिलती है। कुछ कहती हैं कि पहले आप सोसाइटी ट्रांसफ़र लाजमी करवाएं और उसके बाद रजिस्ट्री होगी। कहीं पे वैसे भी सिर्फ रजिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। उस्मान, मुझे थोड़ा सा ना ये बताइएगा कि हम सुनते हैं कि हमने यहाँ ना इन्वेस्टमेंट कर दी जी, या इन्वेस्टर आ गए, तो इन्वेस्टर
क्या बेसिकली इन्वेस्टर का क्या रोल है आपके पार्ट में? वैसे तो बहुत बड़ा रोल है हर तरफ, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टर पे क्यों रिलाई कर रहे होते हैं? एंड क्लाइंट को क्यों इतनी ज्यादा वो नहीं दी जाती? नहीं, ऐसा नहीं है कि एंड क्लाइंट को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। एंड क्लाइंट ही हमेशा प्रायोरिटी पे होता है। किसी भी प्रोजेक्ट के कामयाब होने में एंड यूजर का ही हाथ होता है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स उसको बनाने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। हम किसी भी बिजनेस की, इंडस्ट्री की भी बात करते हैं ना, हम तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज से चल रही होती हैं, तो वो भी इन्वेस्टर्स के सर पे चल रही होती हैं। उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स लिए हुए होते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये हमारे बेसिकली वही लोग होते हैं कि इन्होंने समझे इस तरह से कि शेयर्स लिए हुए हैं, वो स्टार्टिंग टाइम में बाइंग करते हैं जिससे बिल्डर के पास पैसा जाता है और वो उसको तेज़ी से डेवलप कर सकता है, ठीक है। वो डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट की वजह से रेट भी बढ़ता है। इन्वेस्टर जो होता है वो उसका बेनिफिट उठाता है रेट इंक्रीज होने का, और एंड यूजर उसमें जैसे जैसे बाइंग करता जाता है उसमें कंस्ट्रक्शन करता है और वो प्रोजेक्ट कामयाबी की तरफ जाता है। तो हमारा इनिशियली बिल्कुल हमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टर का, ओके, क्योंकि स्टार्ट उसी से होता है, इन्वेस्टर से स्टार्ट होता है, देन बीच में हमारा एंड यूजर आता है और वो फिर कंस्ट्रक्शन करता है जिससे हमारा प्रोजेक्ट कामयाब होता है। ओके, ऑल राइट। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा ना मुझे भी और हमारे व्यूवर्स को भी, देखने वालों को भी थोड़ा सा सिचुएशन के हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दें आप। तो ये ओवरऑल सिर्फ मुल्तान में है या पाकिस्तान में है? ये पूरे पाकिस्तान की, मैंने तो आपको आंसर ही ऐसा दिया ना कि पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ, पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे, मुझे लगता है। नहीं, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहिए। अच्छी बात है, रहना भी दूर ही चाहिए, क्योंकि उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अलावा फाइनेंशियल भी इंस्टेबिलिटी है इस टाइम। तो डेफिनेटली जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उससे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी काफ़ी हद तक आ जाएगी। अभी जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, उसको फ्लाइट मोड पे लेके जाने के लिए हमें इन्वेस्टर चाहिए होता है। तो इन्वेस्टर अभी डरा हुआ है कि हालात आगे क्या होंगे, कैसे होंगे। ऐसा ना हो कि मैं इन्वेस्ट कर दूं और मुल्की हालात और ख़राब हो जाएं। मईशत जब ख़राब होगी तो रियल एस्टेट भी उसके साथ ही नीचे जाएगी ना, और जब रियल एस्टेट नीचे जाएगी तो इन्वेस्टर को नुकसान हो जाएगा। एक बड़ा अहम पॉइंट है ये कि हालात जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने लगेगी तो इन्वेस्टर उसके अंदर पैसे बनाएगा और कमाएगा पैसे, और वो इंटरेस्ट लेगा और ज़्यादा। जब वो पैसे कमाएगा तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। इस तरह से हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का टेक ऑफ होगा। तो इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं मुल्तान का रियल एस्टेट सेक्टर? फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहे हैं, नॉट पॉलिटिकल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। नहीं, फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं। ये 3-4 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, और आगे अपकमिंग भी 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स मुल्तान में आ रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऐसी स्पेसिफिक एरिया है जिस साइड पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा जा रहे हैं जिनका प्रोजेक्ट्स? एक टाइम था आज से 10-12 साल पहले ना मुल्तान में कि मुल्तान एक्सपेंड होना शुरू हुआ। वो कैंट वाली साइड पे भी एक्सपेंड हो रहा था, उसकी एक्सपेंशन थी, और बोसन रोड वाली साइड पे एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। खानेवाल वाली साइड पे एक्सपेंशन नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली उतने अच्छे तरीके से। एक्सपेंड हुआ वहाँ पे भी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ। बहरहाल वो सारा जोर जो है ना ले गया हमारा बोसन रोड, और आज वो एक अपनी मेच्योरिटी पे पहुंचा हुआ है, बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच गए उसके रेट्स। उसमें इन्वेस्टर्स ने भी बहुत अच्छा कमाया एंड यूजर्स को भी अच्छा गेन मिल गया उसके अंदर। तो वो एक मेरे ख्याल में इस टाइम ना वो अपनी स्टेबिलिटी पे है, जाएगा ऊपर, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। अभी इस टाइम जो एक्सपेंशन हो रही है ना वो सारी शुजाबाद रोड की तरफ हो रही है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह है निश्तर हॉस्पिटल फेज 2। तो निश्तर 2 जो है ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो ऑपरेशनल भी हो चुका है जी, बिल्कुल। ओपीडी उसका फंक्शनल है बिल्कुल, और उसका आईपीडी भी बहुत जल्द, वो 8 से 10 उसके कोई डिपार्टमेंट्स हैं बहुत जल्द उसके फंक्शनल करने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत बनेगी वो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेगी उनमें से एक प्रोजेक्ट होगा। फिर उस साइड की खास बात ये है कि आपको निश्तर 2 मिलता है। निश्तर 2 से थोड़ा सा पहले मुल्तान की तरफ वापस आए आप तो मोटरवे इंटरचेंज मिल जाती है, उससे पीछे आ जाए तो मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मिल जाती है आपको। तो इस तरह से उस साइड पे फिर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे एक और वो है यूनिवर्सिटी है, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो अल खिदमत हॉस्पिटल है, किडनी डिजीज़ हॉस्पिटल है, DHQ मुल्तान का
वहीं पे पास में है, उसके सदर्न बाईपास पे नाक्शा चौक के पास है। बाकी अच्छे स्कूल्स भी हमारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। सुनने में आ रहा है एक दो और कॉलेजेस बड़े अच्छे लेवल के वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है उस्मान, इसका मतलब ये कि बहुत पॉजिटिव आपने तरीके से बताया। मुझे खुद को बड़ा बहुत दिल कर रहा है कि मैं कुछ ना कुछ जाके, जिस तरह से आपने मुझे देखा कि शोजाबाद रोड का आजकल रुझान काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी सोसाइटीज़ का भी आपने जिक्र किया। मतलब मेरा माइंड तो आपने मेकअप कर लिया कि मैं भी कुछ वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लूँ, क्योंकि फ्यूचर आपने बहुत सिक्योर दिखाया मुझे। बिल्कुल। तो चलिए उस्मान, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके गुफ्तगू करके आज, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने को मिली, नई चीज़ें थी जो हमारी नॉलेज में नहीं थी, को हम आज वाइंड अप करते हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी रियल्टर स्टॉक पे एक और गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।